अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV4U के प्लेटफॉर्म से आज हम आपकी मुलाकात बुल्गान इटली से एक बड़े ही मुतहर्रक और इंटेलिजेंट नौजवान से करवा रहे हैं। इनका नाम है वसीम खालिक। वसीम खालिक एक्चुअली नुमाइंदगी करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और आपको बताएंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान के लिए, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की उसके ऊपर उनकी कितनी नज़र है और पाकिस्तानी कम्युनिटी में वो अपना किरदार किस तरीके से अदा कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पे हम वसीम भाई से बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि ये किस तरह का दरवेश वज़ीर-ए-आज़म मिल गया है जो दुनिया के किसी ताकत से डरता ही नहीं। उसने कह दिया है कि आपने देखा कि मुशर्रफ के बाद हमेशा से अमेरिका को डू मोर का मुतालबा हमेशा से किया जाता रहा है और हम उस पर अमल करते रहे हैं। ये पहला वज़ीर-ए-आज़म ने जिसने ना कर दिया। इस तरह की बहुत सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे वसीम से और वो नुमाइंदगी करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। आपको ये भी बताएंगे कि ये जो वोट का हक है जिस पे डिबेट चल रही है और कुछ पार्टियां इसकी मुखालफत क्यों कर रही हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि कमेंट्स की बुनियाद पर हम किसी और अगले वक्त में वसीम से दोबारा भी बात कर सकें। तो आइए हमारे साथ रहिए, बात करते हैं वसीम खालिक से। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है? अच्छा, TV4U को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले भी एक दफ़ा TV4U के प्लेटफॉर्म पे बात कर चुके हैं, लोगों ने बहुत सराहा। हमारी ख्वाहिश थी कि आप एक दफ़ा फिर हमारे साथ बात करें, तो वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टली पहले हम आते हैं पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, और वो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आपके कप्तान और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नो मोर का जो डू मोर का जो मुतालबा था उसके जवाब में नो मोर कह दिया है और कहा है एब्सोल्युटली नॉट। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं TV4U का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे काबिल समझा और अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। शुक्रिया सर आपका। एब्सोल्यूट नॉट, हमारे कप्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका को जो एब्सोल्यूट नॉट का ऑप्शन जवाब दिया है वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ऑप्शन था। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहने का मतलब था वो ये था कि आज से पहले हम अमेरिका को गुलामी करते आए हैं। इससे पहले कि मुशर्रफ दौर के बाद वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में हमारे मुल्क पर ड्रोन हमले होते रहे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि आप ड्रोन हमले करते रहें और हम इसकी मजम्मत करेंगे टीवी पर आकर, लेकिन आपने इसको सीरियस नहीं लेना। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डायरेक्टली और सीधा मुंह पर जवाब दिया कि एब्सोल्यूट नॉट, हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपके दोस्ती में शराकतदार हैं और रहेंगे, और अगर आप कहें कि हम किसी जंग में आपका हिस्सा बने वो अब नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने अफगानिस्तान की जंग में आपके साथ शराकतदारी की और इसमें हमारे 70,000 आदमी जो शहीद हुए। इस तरह कौन किसी के लिए कुछ कर सकता है? और इसके बाद हमें जवाब क्या मिला? आप दोगलापन कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान तालिबान के साथ भी मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा वसीम, ये बताइए कि ये खान ने एब्सोल्यूट नॉट कह तो दिया, आपको कुछ अंदाज़ा है कि आपके कप्तान और मेरे वज़ीर-ए-आज़म, पहले मैं ये वजाहत करता हूँ कि मैं वज़ीर-ए-आज़म उसको क्यों कह रहा हूँ कि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है पूरे कौम के और आपके कप्तान हैं, इस हवाले से मैं थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करूँ। अच्छा, आपके कप्तान क्या एब्सोल्युटली नॉट किया जो उन्होंने स्टैंड ले लिया है उस पर खड़े रह सकेंगे? आपको पता है कि कितनी पाबंदियां लग सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर? इंशाल्लाह क्यों नहीं, हमारे कप्तान जो बात कहते हैं वो उस पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कप्तान इस बात पर मजबूत है और मजबूत रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हित्ते में अमन कायम हो। हम ये नहीं चाहते कि हित्ते में जंग शुरू हो। हमें पता है कि हम पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं, जैसे हमारा मसला चल रहा है FATF में ग्रेलिश का, वो अभी तक हमें उन्होंने रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि एब्सोल्यूट नॉट की वजह से, लेकिन उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह। हमारे कप्तान पूरा उम्मीद है और हम भी कप्तान के साथ हैं, हमारे वाम भी कप्तान के साथ है और फौज भी हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम जरूर इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। अच्छा, ये मैंने इसलिए पूछा वसीम साहब कि कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कप्तान के ऊपर कि वो यू टर्न के माहिर हैं
जबकि यू टर्न के बारे में इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हिटलर और नेपोलियन जब वो जंग में फंस गए थे और उनकी फौजें बर्बाद हो रही थी, अगर वो यू टर्न ले लेते तो बच जाते। अच्छा, ये तो उनकी फिलॉसफी हो गई। यू टर्न आपके ख्याल में ये जो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि वो एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर यू टर्न ले लेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कप्तान इस पर यू टर्न लेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिस पर यू टर्न लिया जा सके, क्योंकि इसमें अगर हम यू टर्न लेते हैं तो हमारे मुल्क का नुकसान होगा। अगर हम अमेरिका को अपने अड्डे देते हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ हालात ख़राब हो जाएंगे, जो पहले हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में हालात ठीक होंगे तो हमारे मुल्क के भी हालात ठीक होंगे। अच्छा, ये आर्मी चीफ ने सलामती कौंसिल मीटिंग बुलाई, उसमें किसी ने सवाल किया आर्मी चीफ से कि फौजी अड्डे आप देंगे या नहीं देंगे, तो आर्मी चीफ ने डायरेक्टली कहा कि इमरान खान से पूछें। आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अरसे बाद तब्दील हुई है? अब फौज बराह रास्त फैसले नहीं करती, बल्कि उन्होंने ये भी कहा आर्मी चीफ ने कि हम प्राइम मिनिस्टर के अंडर हैं, जिस तरह वो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो ये जो पॉलिसी में चेंज आया है, इसके साथ समझते हैं कि फौज और हुकूमत के एक पेज पे होने की वजह से मुल्क ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए ना, पहले जो अदारे जो वज़ीर आज़म होता था वो फौज को लेकर चलता था, जो जैसे वो फौज बोलता फौज वैसे करती थी। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि फौज और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, इनमें कोई तजाद नहीं है। जैसे जिस तरह स्टैब्लिशमेंट चाहती है, आप वज़ीर आज़म वैसा काम कर रहे हैं, जैसे वज़ीर आज़म उन्हें बोलते हैं वैसा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हुकूमती लेवल का फैसला है ना, जो एक्चुअली नॉट का किया वज़ीर आज़म, ये कोई फौज नहीं कर सकती थी। इसमें बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे जनरल साहब ने, वाजवा साहब ने। उनका वो कहने का मकसद यही था कि ये फैसला इमरान खान का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल के फैसले तो इमरान खान ने करने, ये कोई अदारा तो नहीं कर सकता। तो एब्सोल्युटली नॉट के साथ आवाम खड़ी है आपको? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि कप्तान के साथ है, हमारे मुल्क कप्तान के साथ है। पर अगर आप कहें कि पीटीआई के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये तो समझ आती है, लेकिन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म मुराद अली शाह अमेरिका जा रहे हैं, ये क्या गेम है? सर वो सरदारी साहब बीमार हैं सर, और इस हालात में सलामती कौंसिल की मीटिंग के बाद जब आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया सबके कि इमरान खान जो कहेगा बतौर वज़ीर हम उसी पे अमल करेंगे, तो इस मौके के ऊपर बिलावल का और उनका अमेरिका में जाना आप किस नज़र से देखते? सर वो आप पहले भी देख चुके हैं कि जब पीपल पार्टी की हुकूमत इस वज़ीर आज़म तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके दौर में भी वो कैसों के साथ चले हैं, वो उनका डरते हैं, तो इस तरह तो वो जा रहे हैं, वो उनका अपना खेल है। लेकिन हम हमारे को गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि हम इनके गुलामी से आज़ाद हैं। पीडीएम आज फिर इस बात में जलसा कर रही है, आपको लगता है कि ये दोबारा खड़े हो रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, ये सर दोबारा ये दीवार गिर चुकी है, क्योंकि अब तो नून लीग में भी इख्तिलाफ़ात है, मरियम अपनी पार्टी चला रही है और नवाज शरीफ साहब अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो बिलावल अगर अमेरिका जाते हैं, उनको आशीर्वाद मिल जाती है, तो आपके ख्याल में वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, मेरा नहीं कहता वो दिया, क्योंकि अभी तो उनकी सारे एज भी नहीं है वज़ीर आज़म बनने की। नहीं तो खान ने जो ललकार दिया है अमेरिका को, उसके जवाब में अगर बिलावल अपनी खिदमत पेश कर देते हैं, तो आपको पता है कि बैरूनी जो है इंटरवेंशन वो तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में होती रहती है। तो सर बैरूनी इंटरवेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि बिलावल तो अब सिर्फ सिंध तक महदूद है। आप पंजाब में देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, कहीं भी उसकी कौन सी सीट है, तो बिलावल तो सिर्फ सिंध तक महदूद है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहो तो ये जो ईवीएम मशीन चल का वोटिंग मशीन का फैसला हो गया, तो आप देखेंगे कि सिंध में भी वो क्लीन स्वीप होंगे। तो मरियम वज़ीर आज़म बन सकती है मुस्तक़बिल? बिल्कुल, वो भी नवाज शरीफ के होते हुए तो कभी नहीं। अच्छा नाज़रीन, वसीम ने एक नई बात की है, हम आर्गूमेंट चेंज करते हैं। इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है, तो आइए आर्गूमेंट चेंज करते हैं और अब हम एक दूसरे मौजू पे बात करते हैं, जिसके सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने एक बिल पेश किया है, और वो बिल ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया जाए। अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब ने एक तजवीज़ भी पेश की, उस पर भी बात करते हैं। वसीम साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के 72 साल तारीख में मौजूदा हुकूमत ने पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है। वोट का हक हुकूमत इस तरह दे सकी कि उन्होंने एक बिल पास किया, क्योंकि अपोजिशन कानून साजी करने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये बिल पास हो गया है, उसके बावजूद तनकीद की जा रही है
कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न दिया जाए बल्कि तनासब के हिसाब से उनको वोटिंग दी जाए। पहले तो आप ये बताइए कि आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ कुर्बानी के बकरे नहीं है जो सिर्फ पैसा भेजते रहे और मुल्क की इकोनॉमी को चलाते रहे, बल्कि उनके राइट्स भी होने चाहिए, और राइट्स जो हैं उसकी पहली चीज़ है वोट का हक। तो आप इसके हम जी बिल्कुल, हम मैं इसके राउंड में हूँ, क्यों नहीं, हमारे कप्तान ने ये फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि हम पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए दर्द रखते हैं। अगर जैसे ये शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन में कहा है कि इनको मसूद नशिस्तें दी जाएँ, 5 नशिस्तें कौमी असम्बली में दी जाएँ, 2 नशिस्तें सेनेट में दे दी जाए। अगर हमें मसूद नशिस्तें देनी है तो ये तो एक सीधी बात है कि ये इनका इंतखाब हुआ ना, आप अपनी मर्जी से इंतखाब करेंगे तो इनको ये इस बंदे को ये सीटें दी जाए। अगर हम महसूस नशिस्तें देनी है तो हमारे वोटिंग के हिसाब से जो हम ओवरसीज लाख से ज़्यादा ओवरसीज हैं इनके हिसाब से हम सीटें दी जाए। तकरीबन कितनी वोट है? ये 32 और 35 के करीब बनती है महसूस नशिस्तें। अगर महसूस नशिस्तें देनी है वोटिंग के हिसाब से 32 या 35 के करीब ये सीटें बनती है। तो ये शहबाज शरीफ का ये क्या फार्मूला है कि 5 से 7 इधर और सेनेट में 2 सीटें, ये इनमें किस बुनियाद पे? ये कुछ अजीब नहीं लगती सर? ये इस बुनियाद पर वो कर रहे हैं क्योंकि वो होप ज़्यादा है कि खान की हमारे कप्तान की है ना जो यूरोप ओवरसीज में बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, जो एक तजिए के मुताबिक 70% वोट है जो ना कप्तान को मिल सकता है ओवरसीज का, तो कुछ 25 और 20 के करीब मुस्लिम लीग नू का मिल सकता है। वो भी एक अंदाजे के मुताबिक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये भी उनको मिले। और पीपी के तो बिल्कुल ही मकबूलियत यूरोप आप ओवरसीज में देख रहे हैं कि बिल्कुल भी एक कुछ परसेंट होने के वो भी एक नाम ना होने के बराबर है ना। इसलिए वो इस बात से होप ज़्यादा है कि अगर ओवरसीज को पाकिस्तानी को वोट का हक दे दिया गया तो इस तरह खान की मकबूलियत ज़्यादा है, और खान को अगर यूरोप ओवरसीज से 70% वोट मिलता है तो खान अगली मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन सकता है। मतलब होता ये है कि चूंकि वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट मिलकर इसलिए बनती है कि सीटें कुछ कम होती हैं कुछ ज़्यादा होती हैं, और ये जो 30-35 सीटें होंगी ये डिसाइसिव फैसला कुछ सीटें होंगी, तो इससे भी आप समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जाहिर अगर महसूस सीटें दी जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि महसूस सीटों में कोई किसी और पार्टी को जाएगी। ये सारी सीटें इमरान खान की होगी, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त ओवरसीज में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह ओवरसीज के लिए इमरान खान ने पिछले दिनों में देखा, उन्होंने सारे काउंसिल्स को ऑनलाइन खिताब दिया और उन्होंने बताया कि ओवरसीज के मसाइल को हल किया जाए। आप देख रहे हैं बंगलान में संडे को भी वो काम कर रहे हैं, कुछ दिनों में वो ऑनलाइन चल रहे हैं, उनका सिस्टम वगैरह सर्टिफिकेट हमारे जो है उनको वो कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा उनको ये बताइए, आपने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आसम इकबाल ने अभी बयान दिया थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ओवरसीज जो है उनको वोट का हक देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता ही कुछ नहीं। तो आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इग्नोरेंट होते हैं? सर ये तो एक जाना बात हुई ना कि ओवरसीज को पाकिस्तान का पता नहीं। जितना मेरा ख्याल में ओवरसीज को पाकिस्तान के बारे में पता है, इतना पाकिस्तान में जो रहते हैं उनको नहीं पता होगा। अगर ऐसे इकबाल की बात को ले लिया जाए तो बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा अल्लाह ने जन्नत में घर पे, सर वो अस्पताल में दाखिल थी तो उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा। अगर ये बात है तो सर वो क्यों इलेक्शन लड़ रही है? मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त इंग्लैंड में बैठे हुए हैं उन्हें फिर पाकिस्तान के दर्द का कैसे पता, जो 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि जो ऑनलाइन वोटिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए उसमें ये जो अंसर है धांधली का, सर वो बिल्कुल उससे फिर वो खत्म हो जाएगा। आप समझते हैं सर यही तो नॉन लीग वालों को तकलीफ है कि कुछ हल्के उनके मसूद हल्के ऐसे हल्के हैं जिनमें वो 10 से 20 हज़ार वोट अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। उनको पता है कि यह पक्का हमारा वोट है, जो उनकी लीड होती है। इस वजह से वो होप ज़्यादा है कि अगर वोटिंग मशीन का जारी हो गई, इसके जरिए वोटिंग होगी, ज़ाहिर है वो उनका 10 से 20 हज़ार जो वोट वो अपनी जेब में लेकर हर वक्त घूम रहे हैं वो तो उनका ज़ाया हो जाएगा। इस वजह से वो होप ज़्यादा है। अच्छा आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को वोट का हक इसलिए भी देना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने कंधों पर उठाया? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि गुज़श्ता महीने पिछले 7-8 महीनों से $1 अरब हर महीने आता है फॉरेन एक्सचेंज में, इस दफा $1.5 अरब हो गए। तो आप समझते हैं कि $1.5 अरब गैर मुमालिक में पाकिस्तानी पहले तो कभी नहीं भेजते थे, ये उनके एतमाद का इजहार है कि उतना पैसा पाकिस्तान भेजे? बिल्कुल सर ये उनके एतमाद है तो इसलिए इतना पैसा भेज रहे हैं। पहले वज़ीर आज़म जो पहले पाकिस्तान से हम भेजते तो वो वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं, हम अपने ओवरसीज मुल्क में भेज रहे हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं। तो इसलिए हमारे ओवरसीज का ये वज़ीर आज़म पर एतमाद है। आप देख लें उसकी कोई जायदाद में कोई चीज़ नहीं मुल्क से बाहर, ये हमारा उस वज़ीर आज़म पर एतबार, इस कौम का एतबार है, तो वो आप देखना जा रहे हैं। तो देखिए खान साहब ने ये भी कहा था
कि जब हुकूमत में आएंगे तो वो इन चोरों को जूते मार के इनसे पैसे निकलवाएंगे, लेकर आएंगे। पैसा तो नहीं रिकवर हुआ खान साहब से? सर पैसा तो रिकवर हो रहा है, लेकिन वो आस्ता आस्ता ये जैसे ही हम बड़े लोगों को हाथ पालते, छोटे तबके के लोग इनको बचाने निकल आते हैं। ये अभी हमारी वहाँ में शऊर आने के लिए टाइम लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं कि खान साहब जिस तरह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नातजुर्बाकार हैं, तो काम बहुत सारे नहीं हो पाए जो उनके मंशूर का हिस्सा था, इसलिए कि उनको काम करना नहीं आता या उनको काम करने दिया ही नहीं जा रहा? सर पहले तो बात है हमारे पार्टी के खान साहब को काम करना चाहते हैं, लेकिन देख लें कि जो भी खान साहब के साथ इस वक्त वजीर हैं या वो दूसरी पार्टी से लिए गए हैं। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बेहतरी आएगी पार्टी में। ज़ाहिर है जो पुराने वो हमारी पार्टी में भी जो रहे हैं, हम इस्लाहात कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे इस्लाहात होंगे वो काम भी हो जाएंगे। अच्छा, ये भी एक बात बताइए, इससे रेलेवेंट एक बात है, इमरान खान को सिलेक्टेड कहा जाता है, तो उनको सिलेक्टेड करने का मतलब ये नहीं कि इदारों की तस्लीम की जाती है। सिलेक्ट उसको किसने किया, क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब इमरान खान के लिए इदारों की तस्लीम की जाती है। बिल्कुल सर, ये आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, वो बिल्कुल सीधा फौज पर ब्लेम लगा रहे हैं, फौज जिसे चला रही है। मेरा नहीं ख्याल यह कि इमरान खान हमारा कप्तान वोट लेकर इस सीट पर पहुंचे इतने तरगदोद के बाद। ये सिलेक्टेड कहना, तो अगर सिलेक्टेड किया जाए तो 3 दफा तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी रहे। हाँ, तो धांधली के इल्जाम तो पुराने इलेक्शन में भी लगते रहे। सर धांधली का इल्जाम खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जा रही है। अगर ये इस बात पर आते हैं तो पिछले दिनों में सैनत के इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान ने पहली बात इस बात पर शुरू किया कि हम इस धांधली का निज़ाम को खत्म करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा जब मैं इलेक्शन जीता, नून लीग वालों ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। मैंने उनसे बात की थी कि इस धांधली को खत्म करने के लिए मुझे बताएं कि क्या तरीकाकार तैयार किया जाए। हम आज भी बात करने को तैयार हैं इनके साथ। अगर ये मुझे बताएं कि किस तरीकाकार से इस वोटिंग को अच्छा किया जा सकता है जिससे धांधली का निज़ाम ही बदला खत्म हो जाए। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जा रही है कि कोई किसी पर ब्लेम ना लगा सके कि इसने धांधली की है। जोर दर तो सारा एक दिन में सामने आ जाए। अच्छा नाज़रीन, आर्गूमेंट को चेंज करते हैं। इन्होंने इस वक्त इटली में इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के होने जा रहे हैं 2021 के, उसके मतलब बात करेंगे और वसीम साहब से पूछेंगे क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, कोई भी पार्टी जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती। इसका पीटीआई ये काम करती है। और आपको पता है कि ये जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मेंबरशिप करवाई जाती है तो पीटीआई ने उसकी फीस रखी हुई है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये पैसे इकट्ठे करने का एक बहाना है? अच्छा वसीम साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दीगर पार्टियाँ पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी जो हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन उन्होंने कभी नहीं करवाया ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर। इटली की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन का मैकेनिज्म मुतारफ करवाया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पीटीआई की सिर्फ यह खान साहब की मकबूलियत की वजह से ये हो रहा है। इधर यूरोप में भी इंट्रा पार्टी हो गए हैं, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है ये सिलसिला। अच्छा, इंटर पार्टी इलेक्शन इटली 2021 जारी है, इसलिए मेंबरशिप हो रही है आजकल? जी इंशाल्लाह ज़रूर हम मेंबरशिप कर रहे हैं, इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। ठीक है, ये हमारे कायद हमारे डिसाइड करेंगे हम किस ग्रुप के साथ जा रहे हैं, इंशाल्लाह मेंबरशिप जारी है। ठीक है। अच्छा, इसकी मेंबरशिप का तरीकाकार क्या होता है? नए लोग जो शामिल होना चाहिए पार्टी में, उसका तरीकाकार क्या है? मिसाल के तौर पे एक नया आदमी है, वो पीटीआई की मेंबरशिप लेना चाहता है, वो क्या करे? इधर इसकी सर एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पर 38 € इसकी फीस है मेंबरशिप के लिए, वो हमें करनी पड़ती है। ठीक, तो मेंबरशिप कितनी देर में हो जाती है? सर मेंबरशिप एक दिन में हो जाती है। एक दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है कि अब आप मेंबर उसके बाद में हो। तो वो मेंबर जब ये 38 € जमा करवाए जाते हैं, वो कितने अर्से के लिए मेंबर बनते हैं? सर 1 साल। 1 साल के लिए। उसको फिर 1 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फिर नेक्स्ट टाइम उसको मजीद करवाना चाहिए। तो मेंबरशिप की क्या पोजीशन चल रही है सर बुलगानों में? आप चूँकि बुलगानों में हैं तो कितनी इंशाल्लाह हमारे पास और कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करने ज़्यादा हो जाए। अच्छा, आप इंटर पार्टी इलेक्शन जो 2021 आ रहे हैं, आप उसमें वोटर हैं या उम्मीदवार? सर ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, फिलहाल मेंबरशिप जारी है। ये हमारे गाइड डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो कितने पैनल हैं इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इटली में इन इलेक्शन के लिए? 1 पैनल है, 2 है, 3 है? सर फिलहाल तो कोई क्या नहीं जाता, फिलहाल जो नज़र में है वो 3 पैनल। 3 पैनल, वो कौन से पैनल? एक है शान पाकिस्तान ग्रुप है, वो जो पिछले साल आसम बाजवा साहब का, एक नजरियाती पाकिस्तान है, और तीसरा फिलहाल देखा जा रहा है कैसे रह जाता है जो शान पाकिस्तान से लाता है। ठीक है,
अच्छा, ये जो गुलजानो का चैप्टर है आपका, इसको आपने कोई नया नाम दिया? ये क्या है, इसकी जरा तफसील बताइए सर। पहले हम सिर्फ लिखते थे गुलजानो चैप्टर, जिसको नया नाम हमारे कायद ने, हमारी जो बड़ी सरबराह, उन्होंने मिलकर ये हमने फैसला किया कि इस चैप्टर को कोई नाम दिया जाए। तो इसको हमने, हमारे एक दोस्त है उसके नाम के से टाइगर चैप्टर का नाम दिया गुलजानो। यानी आइंदा से जो गुलजानो पीटीआई है, टाइगर चैप्टर के नाम से वो उनको जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पीटीआई में आप शामिल कब हुए और क्यों, सिर्फ इसी में क्यों शामिल हुए? नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, कोई आपका सियासी पस मंजर भी है, खानदानी पस मंजर भी है, या आप पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते थे? नहीं सर, पाकिस्तान में तो कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी। इधर इटली में आकर भी इतना खास नहीं था, लेकिन सिर्फ खान साहब को देखते हुए जब इटली में 2013 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की, जब ये जलसे के लिए धरना लेकर गए इस्लामाबाद में, उसको खान साहब, सिर्फ खान साहब की वजह से पीटीआई को ज्वाइन। नहीं तो खान साहब अगर पार्टी में नहीं हुए तो आप पार्टी छोड़ देंगे? सर, अगर पार्टी अच्छा वर्क करेंगे तो पार्टी को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि पॉलिसीज तो वही रहेगी। सर पॉलिसीज हम खान साहब की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि आप जैसे कहा कि खान साहब नहीं होंगे तो फिर, कुछ लोग कहते भी हैं अगर खान साहब नहीं होंगे तो लोग पार्टी छोड़ देंगे, ये तो फिर वही मरूसी सियासत होगी, पीटीआई वाली भी, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, पहले बाप है, फिर बेटा है, फिर बेटी है। सर आप देख रहे हैं कि खान साहब ने, अभी तक खान साहब का कोई ना बेटा है इसमें सियासत में, ना कोई और है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मरूसी सियासत है पीटीआई में। ठीक है। अच्छा, ये इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन कब हो रहे हैं? सर इंटर पार्टी इलेक्शन इसी माह के आखिर, इसी माह 25 जुलाई को 25 को है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा वसीम खालक से हमने बात की, बहुत सारे मौज़ूआत पे तलख और शीरीं हमने बातें की और बड़ी महारत से इन्होंने इनका जवाब दिया और पार्टी की जो है उनको डिफेंड भी किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो राइट हैं उसके ऊपर भी बात की। आप कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस सिलसिले में जो भी आपका सवाल है आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, ताकि अगर वसीम के मुतालिक कोई जवाब है वो आप खुद भी जवाब देंगे और इनसे मज़ीद इस मौजू पे बात करनी होगी तो हम इनको दोबारा इनसे वक्त लेंगे और इसी मौजू के ऊपर फिर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।